10th स्टूडेंट्स, माइंड मैप सीरीज में आपका स्वागत है। आज करेंगे साइंस सब्जेक्ट से चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रिसिटी। सवाल बुक्स की ये क्लास 10 साइंस की सीबीएसई क्वेश्चन बैंक है। इसमें से देखते हैं चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 क्या है आपको यहाँ पे? इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया जाएगा। और सबसे जो इस बुक की खासियत है वो क्या है कि रिवीजन नोट्स मिल जाता है। ओके, आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं। नोट्स जैसे एनसीईआरटी बुक या और किसी बुक से बनाते हैं तो आपको नोट्स इजीली मिल जाएगा। नोट्स से क्या होता है, आप रिवीजन कर सकते हो ड्यूरिंग एग्ज़ाम टाइम। और देखो नेक्स्ट आपको है माइंड मैप। माइंड मैप जो है वो इस वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा माइंड मैप को। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? ये होता है कि फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो जब फ्लो ऑफ चार्ज होता है तो करंट जनरेट होता है, और किसी भी फ्लो के लिए हमें एक पाथ जरूरी होता है जो इसमें इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं उसे। ओके, तो जानते हैं पहले कि इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट देखो होता है कि द क्लोज्ड पाथ along which an electric current flows। ओके, यहाँ पर देखो आपको यहाँ पे बैटरी यूज किया उन्होंने, ये बैटरी लगा दिया। बैटरी लगाने से ये इस साइड से करंट फ्लो होने लगा। अब ये फ्लो होते होते यहाँ पे इन्होंने बल्ब लगा दिया। ठीक है, बल्ब के बाद ये एमीटर यूज किया है। एमीटर से क्या होता है, मेजर ऑफ करंट पता चलता है कि करंट कितना फ्लो हो रहा है। और ये जो के है ना, ये स्विच है, ऑन ऑफ स्विच आपको पता होगा। तो ये स्विच है, स्विच जैसे ऑफ करेंगे तो ओपन सर्किट हो जाएगा, स्विच जैसे ही ऑन करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो क्लोज सर्किट हो जाता है। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या क्या हो जाएगा देख लो। इलेक्ट्रिक करंट बताया था आपको, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो ऑफ चार्ज को आप ऐसे समझ सकते हो जैसे स्पीड जानते हैं कि मीटर पर सेकंड ऐसे करके लेते हैं, चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, उसी तरह से ये क्या होता है, चेंज ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम, देन आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। इट्स ऐसा यूनिट जो होता है वो एम्पियर होता है, करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर हो जाएगा ना। अभी हमने इसमें जाना था कि कोई भी अप्लायंसेस होगा उसमें रेजिस्टेंस होगा। ओके, रेजिस्टेंस की वजह से ही वो उसमें पावर कंजम्पशंस होता है। ओके, तो रेजिस्टेंस का देखो फॉर्मूला हो जाएगा, ये एक्चुअली जो फॉर्मूला आ गया है ना आपको ओम्स लॉ से लाया गया है। तो पहले ओम्स लॉ जान लेते हैं। ओम्स लॉ है कि वो बोलता है कि यूजिंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग। ओके, ऐसे लिखते हैं, v इज इक्वल टू इज प्रोपोर्शनल टू i, देन v इज इक्वल टू आई आर, वेयर r इज ए कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इस जगह से ही फॉर्मूला आपका ये आया हुआ है। r को रख लो इस साइड तो i डिवाइड में चला जाएगा, r इज इक्वल टू v बाय आई। अब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस अगर किया जाए, रेजिस्टेंस को अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन आप ऐसा समझो, ऐसे करके, और ये आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में R1 R2 रहा तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए 1 बाय आर टोटल इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 एंड सो ऑन, जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उसको उस तरह करेंगे। सीरीज में क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, एक लाइन में बिठाना उसको सीरीज कह देंगे। ठीक है, R1 R2, तो सीरीज में क्या होता है, R टोटल इज इक्वल टू R1 प्लस R2 R3 प्लस सो ऑन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इस रेजिस्टेंस जो होता है इस पे कौन कौन सा फैक्टर डिपेंड करता है। फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स, तो किस पे करेगा, इसका फॉर्मूला होता है आपको R इज इक्वल टू रो L बाय ए। L क्या हो गया, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब देखो इस फॉर्मूला से ही निकाला गया ये सारा चीज। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में देखो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ
क्रॉस सेक्शन और रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ओके, और नेचर ऑफ द मटेरियल पे। जैसे ये होता है रेजिस्टिविटी, रो का मतलब होता है रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, ओके, उसका हर मटेरियल का अलग अलग रेजिस्टिविटी होगा, ओके। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, इसमें है पावर। पावर कैसे निकालेंगे, देखो पावर कंजप्शन होता है, बिजली बिल आती है ना, उससे पता चलता है। तो पावर का फॉर्मूला है P इज इक्वल टू वी आई, और I का वैल्यू देखो यहां से लगा देंगे, I इज इक्वल टू वी बाई आर, उसको पुट करोगे तो ये दो तीन फॉर्मूलाज बन जाएगा, वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ये पावर होता क्या है, पावर होता है रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिनोटेड इज डिसिपेटेड, जितना खर्च होता है उसका यूनिट होता है वाट, ओके, पावर का यूनिट वाट होगा। अब आपने देखा होगा यूनिट अगर बिजली बिल में देखोगे ना तो किलो वाट में आएगा, ध्यान रखना। तो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हम लोग किलो वाट से डिनोट करते हैं, किलो वाट आवर, KWH। 1 किलो वाट आवर का मतलब क्या होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल इज इक्वल टू 1 यूनिट, एक यूनिट आया, यूनिट में आता है ना बिजली बिल, तो उसका मतलब इस तरह से हम समझ सकते हैं। नाउ उसके बाद क्या है, आपको कॉमर्शियल यूनिट्स हो गए। उसके बाद देखो यहाँ इधर है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस समझना है हमें क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस ये है आपको कि वर्क डन, इसको रिलेट किया गया है वर्क डन, जो आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, ठीक है। तो वर्क डन कैसे है, वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज, एक चार्ज को फ्रॉम वन पॉइंट से अनदर पॉइंट ले जाने में जितना वर्क डन होता है उसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। डेंजर ऑफ मिस, अब देखो डेंजर्स क्या क्या हो सकता है, मिस हैंडलिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, अगर हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या क्या डेंजर्स हो सकते हैं, ओके, खतरा क्या क्या हो सकता है उसे जानना है, सावधानी कैसे बरतें। तो फर्स्ट क्या है, इलेक्ट्रोक्सन, ठीक है, और दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिकल शॉक, ठीक है, और थर्ड है एक्सप्लोजन, एंड फोर्थ है फायर, ओके। तो ये सारी चीज पता है। इलेक्ट्रोक्सन का मतलब होता है कि ज्यादा पावर सप्लाई हो जाए, ओके। सेकंड देखो इलेक्ट्रिकल शॉक, पता ही है, उसमें शॉक लगता है जब टच करते हैं तो, ओके। वो कैसे होता है, जब सर्किट जो है ना बाहर वाले जो कैबिनेट है उसके साथ टच हो जाए तो फिर उस कैबिनेट पर भी क्या होता है, चार्ज आ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, जिसे टच करने से हमें शॉक लग सकता है। एक्सप्लोजन यानी ब्लास्ट हो जाना, फायर लग जाना, ओके, क्योंकि पावर होगा, हीट डेसिपेटेड होगा, तो वहां पे आग लगेगा ही। देखो रेजिस्टिविटी का जो हमने पहले ही बताया था, रेजिस्टिविटी रो, अब देखो वो फॉर्मूला था ना, R इज इक्वल टू रो L बाय ए। अब देखो यहां से रो को बाहर निकाल लिया है, ये जो रो है ना इसे बाहर निकाल के यहाँ पर लिख दिया है, तो रो को जैसे बाहर निकालोगे तो R इंटू ए बाय एल, ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम मीटर। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल, इसको परमिटिविटी भी कहते हैं, ओके। नाउ जूल्स लॉ क्या है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, हीट होगा कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, देखना बल्ब थोड़ी देर जलेगा तो हीट हो जाता है, फैन हीट हो जाता है, तो उसका फॉर्मूला होता है हीटिंग का H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, और दूसरा होता है VIT। इसमें देखो ये एक यूनिट है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल, ओके। तो यूनिट भी हमें याद रखना होगा। अब देखते हैं कि सिंबल ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सर्किट डायग्राम, जो भी हमारा सर्किट डायग्राम था ना उसका सिंबल्स हमें आनी चाहिए, तभी तो हम जानेंगे कि उसे कैसे रिप्रेजेंट करना है। देखो रेजिस्टेंस तो हो गया, रेजिस्टेंस को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, वेरिएबल रेजिस्टेंस अगर है ना तो इस तरह से, ठीक है। वेरिएबल रेजिस्टेंस में आप चेंज कर सकते हो रेजिस्टेंस का वैल्यू, ओके। वेरिएबल रेजिस्टेंस हुआ, वायर क्रॉसिंग अगर हो रहा है, देखो वायर को हम इस तरह से नहीं क्रॉस कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अगर जंक्शंस पे वो टच हो जाएगा तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, तो उसे क्या करते हैं, जंप इस तरह से करते हैं ताकि वो एक दूसरे से टच ना हो, या तो इंसुलेटिंग वायर यूज करते हैं,
ओके। वायर ज्वाइंट होता है तो उस जगह पर उसको ज्वाइंट करते हैं इस तरह से सोल्डरिंग करके, तो इसे वायर ज्वाइंट करते हैं। देखो ये सिंबल्स है, इससे हम शो करते हैं, जब ये बनाते हैं तो हम ये चीज समझेंगे। जैसे ये लिखने से हम ए समझते हैं, वैसे ये लिखने से वायर ज्वाइंट लिखेगा। और सेल, सेल में क्या होता है, दो प्लेट होगा आपको, एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। जो प्लेट बड़ा होगा उसे पॉजिटिव मानेंगे, जो प्लेट छोटा होगा उसे नेगेटिव मानेंगे। ड्राई सेल देखो ये इस तरह से होगा, ड्राई सेल। ओके। अब बल्ब, बल्ब का सिंबल इस तरह से हम बनाएंगे। स्विच का सिंबल होगा इस तरह से ओपन, और उसको टच करते ही क्लोज होगा इस तरह से। और वायर स्ट्रेट लाइन होगा। और फ्यूज के लिए आप इस तरह का सिंबल्स बनाओगे। इसको जस्ट एक बार रिवाइज कर लेना ताकि आपको इजी हो पाए, ताकि एग्जाम में ये आपको रिकॉल करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जिसमें इम्पॉर्टेंट है आपको यहाँ पे कि रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला था, सीरीज और पैरेलल कैसे यूज़ करते हैं, उसका फॉर्मूला अलग है। इसमें जो फॉर्मूला है ना, उसे लर्न करना। ओके, ताकि इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आते हैं, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने में हमें फॉर्मूला काफ़ी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट देखो, जो एग्जाम्पल्स दिए हैं इसमें सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिल जाएंगे, एमसीक्यू मिल जाएगा। और यूजिंग कलरफुल पिक्चर से अच्छी तरह से इसे एक्सप्लेन किया गया है, ताकि आप इसे अच्छी तरह से डिटेल में इसे समझ सको और एग्ज़ाम में लिख सको, ताकि आपके हाईएस्ट मार्क्स आ सके। देखो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी हैं यहाँ पे। ओके, पिक्चर से आपको समझाया भी गया है कि क्या होता है। ओके, अब देखो क्या है कि इस सब चीज़ में आपको यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी मिल जाएगा, एमसीक्यू भी है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस इंक्लूड किया गया है जो 50% से ऊपर आएगा इस एग्ज़ाम में, तो इसे ज़रूर करना। उसके आगे आप देखो यहाँ पे है असर्शंस एंड रीज़न टाइप क्वेश्चन। असर्शन एंड रीज़न टाइप क्वेश्चंस में क्या होता है, लॉजिकल क्वेश्चंस काफ़ी होते हैं, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस होते हैं। ओके, वो भी यहाँ पर है। और उसके बाद आपको देखो लास्टली एक कुछ सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे क्वेश्चंस के, ताकि आपको सॉल्यूशंस के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो ये बुक बहुत अच्छा है एग्ज़ाम प्रिपरेशंस के लिए।